अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हमारा आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म की कंपोजिशन की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड्स पोली और मॉर्फिज्म से मिलकर बना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोली के मीनिंग है मैनी और मॉर्फिज्म के मीनिंग है फॉर्म्स। अगर हम इस वर्ड को कॉम्बिनेशन में देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, वन थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। आइए हम इसी कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। हमने कहा था वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स। सपोज करें इस एग्जाम्पल में जिस पर्सन की बात की जा रही है वो आप हैं। इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपकी रिप्रेजेंटेशन एज अ कस्टमर होगी, यानी आप अगर शॉपिंग के लिए गए हैं तो आप एक कस्टमर हैं। इसी तरह से अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो इस सूरत में आप पैसेंजर कहलाएंगे। सेम इसी तरह से अगर आप स्कूल में मौजूद हैं तो आप स्टूडेंट कहलाएंगे। और लास्ट एग्जाम्पल में अगर आप किसी पार्क में विज़िट कर रहे हैं तो आप एक विज़िटर कहलाएंगे। अगर आप गौर करें तो आप एक ही पर्सन हैं, मगर डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। किसी जगह पर आप कस्टमर कहलाते हैं, किसी जगह पर पैसेंजर कहलाते हैं और किसी जगह पर आप स्टूडेंट होते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट है वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, कि वो चीज़ तो एक ही है मगर डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिफरेंट तरह से बिहेव करती है। इसी कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में एनिमल की 3 रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं और उनके साउंड्स भी शो करवाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन जनरल ये तीनों एनिमल ही हैं, मगर अगर इनको स्पेसिफिकली देखा जाए तो हर एनिमल की अपनी रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट पिक्चर में ये एनिमल कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका अपना एक साउंड है। इसी तरह से सेकंड पिक्चर में यही एनिमल डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड पिक्चर में एनिमल डक को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कि अपना साउंड है। यहाँ भी हम वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में भी ऑब्जेक्ट तो एक ही है, मगर उसकी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हर रिप्रेजेंटेशन में उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज द ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशंस। यही कॉन्सेप्ट अभी हम देख चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। अगर हम C++ की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म काजेज अ मेंबर फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स और इन्वोक्स इट। C++ में अगर देखा जाए, एक मेंबर फंक्शन उन ऑब्जेक्ट्स की बेस पे डिफरेंट तरह से बिहेव करता है जो ऑब्जेक्ट्स इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की 2 बेसिक टाइप्स हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग होती है या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकती है। इसी तरह से
डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग की जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सेम नेम से डिफरेंट मेंबर्स को विद इन सेम स्कोप डिक्लेयर नहीं कर सकते, मगर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमें अलाउ करता है कि हम सेम स्कोप में सेम नेम के साथ एक से ज़्यादा फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, मगर इन फंक्शंस की पैरामीटर लिस्ट या सिग्नेचर्स डिफरेंट होने चाहिए। अब इन फंक्शंस की पैरामीटर लिस्ट या सिग्नेचर्स डिफरेंट किस तरह से हो सकते हैं? या तो पैरामीटर लिस्ट में मौजूद पैरामीटर्स की डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हों, या फिर इन पैरामीटर्स का सीक्वेंस डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ फंक्शंस दिखाए गए हैं। पहले फंक्शन में 2 पैरामीटर्स हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है। इसी तरह से सेकंड फंक्शन का नेम भी सम है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट फंक्शन में 2 पैरामीटर्स थे, जबकि सेकंड वाले फंक्शन में 3 पैरामीटर्स दिखाए गए हैं। सो इस तरह से ये दोनों फंक्शंस ओवरलोड हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम तीसरी एग्जाम्पल की तरफ देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो 2 ही हैं, मगर इन दोनों पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स डिफरेंट हैं। अगर हम फर्स्ट फंक्शन को देखें तो वहाँ पर दोनों पैरामीटर्स की डाटा टाइप इंटीजर है, जबकि अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें तो पहला पैरामीटर इंटीजर है और दूसरा पैरामीटर डबल टाइप का है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि इन तीनों फंक्शंस के नेम तो सेम हैं, मगर इनकी पैरामीटर लिस्ट या सिग्नेचर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें सेम नेम के साथ एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाए जा सकते हैं मगर उन फंक्शंस की पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक कोड एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में 3 फंक्शन दिखाए गए हैं। तीनों फंक्शंस का नाम सेम है, प्रिंट। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन का नाम प्रिंट रखा गया है, सेकंड फंक्शन जो हमारे पास है उसका नाम भी प्रिंट है, एंड थर्ड फंक्शन का नाम भी प्रिंट ही है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है? जैसा कि हमने देखा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन की तरफ देखते हैं। इसकी पैरामीटर लिस्ट में एक ही पैरामीटर है जिसकी टाइप इंटीजर है, जबकि अगर दूसरे फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है, मगर इस पैरामीटर की डाटा टाइप फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंट है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड फंक्शन में भी पैरामीटर की डाटा टाइप डिफरेंट है। सो इस तरह से सेम स्कोप में 3 फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं, जबकि तीनों फंक्शन का नाम सेम है मगर उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। अब मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन में पहले प्रिंट फंक्शन को कॉल किया गया और आर्गुमेंट्स में इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की गई। इसी तरह से सेकंड टाइम जब प्रिंट का फंक्शन कॉल किया गया तो यहाँ पर एक डबल टाइप की वैल्यू पास की गई है, जबकि थर्ड टाइम कॉलिंग में यहाँ पर करैक्टर टाइप की वैल्यू पास की गई है। अब होगा क्या? जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइल टाइम पर प्रिंट के फंक्शन को जब इन्वोक किया जाएगा तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रिंट फंक्शंस मौजूद हैं। हमारे पास प्रिंट फंक्शन के 3 वर्जन्स मौजूद हैं। तो कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड कर लिया जाएगा
कि इन तीनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा? जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसकी पैरामीटर लिस्ट मैच की जाएगी एग्जिस्टिंग फंक्शंस के साथ। यहाँ पर हमारे पास इसकी पैरामीटर लिस्ट में इंटीजर टाइप की वैल्यू है, सो प्रिंट का वो वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर दिया गया है। सो वो हमारे पास ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसका जो आउटपुट था हेयर इज इंटीजर वैल्यू। सो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ये सेम आउटपुट शो करवा रहा है, हेयर इज इंटीजर 10। इसी तरह से जब सेकेंड टाइम प्रिंट का फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इसके आर्गुमेंट लिस्ट में डबल टाइप की एक वैल्यू दी गई है। सो कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर हमारे पास डबल टाइप पैरामीटर के साथ ये वाला सेकेंड प्रिंट का फंक्शन मौजूद है, तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। यहाँ पर आउटपुट में क्या आ रहा है? हेयर इज फ्लोट 10.1 जो कि यहाँ पर शो करवाया गया है। इसी तरह से थर्ड टाइम जब करैक्टर टाइप के पैरामीटर्स के साथ कॉल किया जाएगा प्रिंट के फंक्शन को, तो प्रिंट के फंक्शन का थर्ड वर्जन कॉल होगा और ये अकॉर्डिंगली आउटपुट शो करवाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, जिसमें हम सेम नेम के साथ मोर देन वन फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उन फंक्शन के सिग्नेचर्स डिफरेंट होने चाहिए। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की दूसरी टाइप है जिसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल है। एज यू नो कि इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास पेरेंट से तमाम पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इनहेरिट करती है। ऐसी सूरत में तमाम पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस भी इनहेरिट होते हैं। अक्सर औक़ात ऐसी सिचुएशन आकर होती है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट से इनहेरिट किए गए किसी फंक्शन को न्यू वर्जन के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में डिफरेंट रखना चाहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमें अलाउ करता है कि हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए गए फंक्शन का न्यू वर्जन डिफाइन कर सकें, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास में हम सेम नेम के साथ एक नया फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उस फंक्शन का नेम तो सेम होगा जैसा कि पेरेंट क्लास में डिफ़ाइन किया गया, मगर उसकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में डिफरेंट हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक कोड की मदद से समझते हैं। इस कोड में सबसे पहले एक क्लास एनिमल के नाम से डिक्लेयर की गई है, जिसके पास एक पब्लिक फंक्शन मौजूद है। इस फंक्शन का नाम स्पीक रखा गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पर एक और क्लास कैट के नाम से डिक्लेयर की गई है, जो कि एनिमल क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। इस क्लास में भी सेम नेम से यानी स्पीक के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, मगर यहाँ पर उसकी फंक्शनैलिटी पेरेंट क्लास से डिफरेंट रखी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट किया गया है वो पेरेंट क्लास से डिफरेंट है। यहाँ पर कैट का साउंड प्रिंट करवाया गया है। इसी तरह से थर्ड क्लास डक के नाम से डिक्लेयर की गई है। ये क्लास भी एनिमल के मेंबर्स को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। इस क्लास में भी स्पीक के नाम से ही एक पब्लिक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, जिसकी फंक्शनैलिटी पहली दोनों क्लासेस से डिफरेंट है, या इसमें प्रिंट होने वाला मैसेज ऊपर वाली दोनों क्लासेस से डिफरेंट है। इस तरह से हमारे पास तीन क्लासेस डिक्लेयर की गई हैं। पहली क्लास
एज अ पेरेंट डिक्लेयर की गई है और बाकी दोनों क्लासेस इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं, या बाकी दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन तीनों क्लासेस में स्पीक का फंक्शन सेम नेम से डिक्लेयर किया गया है, मगर तीनों क्लासेस में उसकी फंक्शनैलिटी या एक्शन डिफरेंटली डिक्लेयर किया गया है। आइए इसके मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं सबसे पहले एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। इसके बाद हमारी जो फर्स्ट चाइल्ड क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन सेकंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद एनिमल क्लास जो कि हमारी पेरेंट क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के साथ स्पीक का फंक्शन कॉल किया गया, यानी a.speak। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में जो हमारा फर्स्ट क्लास यानी पेरेंट क्लास के अंदर स्पीक का फंक्शन था वो कॉल हुआ और उसने आउटपुट दिया एनिमल साउंड। आफ्टर दैट इसी तरीके से कैट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ स्पीक का फंक्शन कॉल किया गया और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि इसने वो फंक्शन कॉल किया जो कैट क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड था। और इसी तरह लास्ट पे हमारी जो सेकंड चाइल्ड क्लास थी डक, जब उसके ऑब्जेक्ट के साथ स्पीक का फंक्शन कॉल किया गया तो इसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली वही थी जो हमने डक क्लास में डिक्लेयर की थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये स्पीक का फंक्शन कॉल करते हैं इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी या बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम गौर करें कैट क्लास, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रही है। एनिमल क्लास के मेंबर्स को पब्लिकली इनहेरिट किया जा रहा है। अगर इनहेरिटेंस को रिकॉल करें तो पेरेंट क्लास के तमाम पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास के भी मेंबर बन जाते हैं। तो इस सूरत में ये जो एनिमल क्लास में स्पीक का फंक्शन था अब ये कैट क्लास में भी मौजूद है और इसके बाद कैट क्लास में ये दोबारा से डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कैट क्लास के पास अब दो स्पीक के फंक्शन मौजूद हैं। और कॉलिंग टाइम पे अगर हम देखें, अगर हम ए यानी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ स्पीक का फंक्शन कॉल करते हैं तो पेरेंट क्लास वाला फंक्शन कॉल होता है। अगर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ स्पीक का फंक्शन कॉल करते हैं तो क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास अब दो स्पीक के फंक्शन मौजूद हैं, एक जो उसने पेरेंट से इनहेरिट किया और एक जो उसने इटसेल्फ डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ स्पीक का फंक्शन कॉल करते हैं तो वो वाला फंक्शन कॉल होता है जो चाइल्ड क्लास ने दोबारा से डिक्लेयर किया। तो इस तरह से ये पेरेंट के फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है। इसी कोड को हम एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले एनिमल के लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है, यानी पॉइंटर टू एनिमल टाइप। इसके बाद कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट CAT के नाम से डिक्लेयर किया गया है। इसी तरह से सेकेंड चाइल्ड क्लास जो हमारी थी डक, अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को रीड करें तो एनिमल टाइप के पॉइंटर को कैट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया गया है। अगर आप इनहेरिटेंस को रिकॉल करें तो पेरेंट टाइप का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड कर सकता है। सो यहां पर एनिमल टाइप के पॉइंटर को कैट का रेफरेंस असाइन किया गया है, यानी अब ये पॉइंटर कैट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद इस पॉइंटर के थ्रू स्पीक का फंक्शन कॉल किया गया। इसी तरह से अगली स्टेटमेंट में इसी पॉइंटर को डक क्लास के ऑब्जेक्ट का यानी दूसरी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया गया। अब इस पॉइंटर के पास सेकेंड चाइल्ड क्लास का रेफरेंस मौजूद है और अगेन इसी पॉइंटर के थ्रू स्पीक का फंक्शन दोबारा कॉल किया गया।
यानी अगर हम दोबारा से इसको देखें तो पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया, जिसको पहले एक चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पास किया गया और स्पीक का फंक्शन कॉल करवाया, और उसके बाद इसी पॉइंटर को सेकंड चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया गया और फिर स्पीक का फंक्शन दोबारा से कॉल करवाया गया। अब ज़रा आउटपुट की तरफ आएं। जब फर्स्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया गया, यानी कैट क्लास का रेफरेंस इस पॉइंटर को पास किया गया, तो अब ये पॉइंटर कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। जब इस पॉइंटर के थ्रू हमने स्पीक का फंक्शन कॉल किया तो इसने कैट क्लास का स्पीक का फंक्शन कॉल किया, जिसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब इसी पॉइंटर को सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया गया एंड देन इसी पॉइंटर के थ्रू स्पीक का फंक्शन कॉल किया गया, तो इसने हमारी सेकंड चाइल्ड क्लास जो कि हमने डक के नाम से डिक्लेयर की थी, उसका स्पीक का फंक्शन कॉल किया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट हम इस पॉइंटर को पास कर रहे हैं, ये उसी तरह से बिहेव कर रहा है। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को याद करें, वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, तो यहाँ पर क्या है तो ये एनिमल, मगर जिस टाइप का इसको रेफरेंस दिया जाता है ये उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसा कि हमने एनिमल को कैट का रेफरेंस दिया तो इसने कैट के फंक्शन को कॉल किया और उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर शो करवाई, और जब हमने इसी एनिमल को डक का रेफरेंस दिया तो इसने डक की फंक्शनैलिटी कॉल की। तो इस तरह से वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है तो इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और एट द एंड हम कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कुछ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनामिक बाइंडिंग या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट रन टाइम पर क्रिएट होता है, इसलिए रन टाइम पर ही ये डिसाइड हो पाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरराइडिंग के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जीक्यूशन फास्टर होती है, क्योंकि कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, इसलिए टाइम सेव होता है। जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड्स जो होते हैं वो रन टाइम पर डिस्कवर होते हैं, इसलिए ये एज कंपेयर टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्लोअर होती है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लेस फ्लेक्सिबल है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मोर फ्लेक्सिबल है। इस लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी किया। उम्मीद है कि आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे।